नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एक एक करके आपको बताएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी आपको बता दें कि लाल किले की प्राचीर से 10 बड़े ऐलान किए हैं और आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान को दी है खुली चेतावनी, माकूल और करारा जवाब दिया जाएगा। और इस बीच आपको बता दें कि पीएम मोदी के भाषण के बाद सहमे नेपाल ने की है प्रधानमंत्री मोदी से फ़ोन पर बातचीत। जी हाँ, सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इस बीच भारत चीन तनाव के बीच लद्दाख में 17,000 फीट पर आईटीबीपी जवानों ने फहराया है तिरंगा। आपको बता दें कि चीन की छाती पर गाड़ दिया है माँ भारती का तिरंगा। इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच नई मानक नीति अगस्त के अंत तक चीन के खराब उत्पादों पर लगेगी रोक। मोदी सरकार के कई बड़े ऐलान निकल के आए हैं। और इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वाराणसी में आज आरएसएस की अहम बैठक हो रही है। राम मंदिर भूमि पूजन के बाद तैयार हो रहा है आगे का ब्लूप्रिंट। तो वहीं नागालैंड में कुछ हलचल तेज हो गई है। जी हाँ, दरअसल नागालैंड को फिर से अशांत करने की कोशिश लगातार की जा रही है और नागा नेताओं ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने 14 अगस्त को क्यों मनाया स्वतंत्रता दिवस, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सुशांत के परिवार से मिले बाबा रामदेव ने किया हवन, कहा जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। तो उनके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल देश कोविड-19 को हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों को भी मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी चीन और पाकिस्तान के साथ साथ कोरोना वैक्सीन से लेकर नई सुरक्षा नीति तक 10 बड़े ऐलान कर दिए हैं लाल किले की प्राचीर से। दरअसल आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया और कई बड़े ऐलान किए। कोरोना वैक्सीन कब आएगी, इसे लेकर नेशनल हेल्थ मिशन जैसी योजना शुरू होने तक पीएम मोदी के भाषण में आज बहुत कुछ था। जल से लेकर थल तक कैसे डिजिटली देश सुरक्षित रहेगा, इसको लेकर पीएम मोदी ने कई बड़े ऐलान किए। तो वहीं चीन और पाकिस्तान यानी पड़ोसी देशों को खुली चेतावनी भी दी गई है। उन्होंने कहा है कि भारत की तरफ आंख दिखाने वाले देशों को माकूल जवाब मिलेगा, लेकिन अगर हमसे मित्रता करने वाले दोस्त देश को मिलकर आगे भी बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने स्पष्ट संकेत दिए कि पड़ोसियों के साथ हम मजबूत रिश्ते भी बनाएंगे, लेकिन अगर उसी शर्त पर अगर भारत की तरफ आंख उठाकर या भारत को किसी बात के लिए चैलेंज किया गया तो भारत बिल्कुल भी नहीं सहने वाला है, उसका हम मुंह तोड़ और करारा जवाब देंगे। तो कहीं ना कहीं इसका इशारा साफ साफ प्रधानमंत्री मोदी ने चीन और पाकिस्तान की तरफ दिया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कुछ पड़ोसी देशों के साथ शांति समझौते के साथ आगे बढ़ने की बात कही है। आपको बता दें कि यहाँ पर पीएम मोदी ने नेपाल से बेहद ही विनम्र तरीके से बातचीत की है। पीएम ने नेपाल को पुराना और हमजोली सबसे पक्का दोस्त भी बताया है। वहीं आपको बता दें कि जिसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री भी झुके और पीएम मोदी से फ़ोन पर बातचीत की है। आपको बता दें कि अगली बड़ी अपडेट के रूप में जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, चीन के इशारे पर नाच रहे नेपाल को आई भारत की याद, केपी ओली ने की पीएम मोदी से बात। दरअसल आपको बता दें कि महीनों तक चीन के इशारे पर नाच रहे नेपाल आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी की शरण में आ ही गए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी से केपी शर्मा ओली ने बात की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दोनों नेताओं से बातचीत की जानकारी देते हुए कहा है कि पीएम मोदी को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने फ़ोन किया था। पीएम ओली ने सरकार और देश के लोगों को 74वें स्वतंत्रता दिवस और हाल ही में भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य चुने जाने को लेकर बधाई दी। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि दोनों ही नेताओं ने कोविड-19 के खिलाफ जंग में एकजुटता जाहिर की है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत इस मामले में नेपाल को मदद देना जारी रखेगा। इससे पहले ओली ने ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लोगों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई शुभकामनाएं भी दी थी। लेकिन इस बीच पीएम मोदी से भी बात की। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि भारत चीन तनाव के बीच लद्दाख में 17,000 फीट पर आईटीबीपी जवानों ने फहराया तिरंगा। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख में चीन से सटे बॉर्डर पे 17,000 फीट ऊंचाइयों पर स्वतंत्रता दिवस मनाया है। आईटीबीपी ने अपने सैनिकों द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय देशभक्ति गीतों का भी वीडियो जारी किया है। वीडियो को आईटीबीपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जारी किया। इसके अलावा भारत तिब्बत सीमा पुलिस के सैनिकों ने लद्दाख में प्योंगयांग झील के किनारे 14,000 फीट की ऊंचाई पर भी देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया है। सैनिकों ने आईटीबीपी के तिरंगों झंडों को एक साथ लहराया है। आपको बता दें कि एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है
चीन के जिस तरीके से चीन के विवाद के बीच आईटीबीपी का लद्दाख पर 17,000 फीट तिरंगा लहराना अपने आप में एक बड़ी बात है, देश को गौरवान्वित करने वाली बात है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि वाराणसी में आरएसएस की अहम बैठक हो रही है। राम मंदिर भूमि पूजन के बाद तैयार हो रहा है आगे का ब्लूप्रिंट। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की 15 अगस्त से होने वाली वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने के लिए सह कार्यवाहक सुरेश भैया जी जोशी, सह कार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल और सह कार्यवाहक दत्तादेव हौसबोले शुक्रवार की देर रात वाराणसी पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि रोहिनिया स्थित एक सभागार में संघ की बैठक शनिवार से यानी आज से शुरू हो चुकी है। बैठक को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं। इसके अलावा राम मंदिर निर्माण में जन जन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संघ अपनी रणनीति भी बना रहा है। इस बैठक में सर संघ चालक मोहन भागवत भी शामिल हैं। उनके शनिवार रात को वाराणसी पहुंचने की उम्मीद है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन से संघ की कई बड़ी बैठकें भी अहम हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि सुशांत के लिए बाबा रामदेव ने किया हवन, बोले एक्टर और उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह के निधन के 2 महीने बीत गए हैं, लेकिन सवाल अभी भी वैसे ही बने हैं। सुशांत के निधन के कारण क्या है, इसकी जांच अभी भी चल रही है। आपको बता दें कि सुशांत के लिए ग्लोबल प्रेयर हो रही है। सुशांत की बहन कीर्ति सिंह और सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखड़े ने लोगों से ग्लोबल प्रेयर फॉर SSR में शामिल होने की अपील की है। इस कड़ी में बाबा रामदेव ने हरिद्वार में दिवंगत सुशांत की आत्मा की शांति के लिए हवन भी किया है। दरअसल बाबा रामदेव हरिद्वार में सुशांत की आत्मा की शांति का आह्वान किया और इस बीच उन्होंने मांग की है कि सरकार इस पे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आए और CBI जांच के माध्यम से सच्चाई का पता चलना बेहद ज़रूरी है, ताकि आगे इस तरीके से सुशांत जैसे हालात किसी के साथ ना हो। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 वैक्सीनों का किया ऐलान। जी हाँ, आपको बता दें कि लाल किले की प्राचीर से PM मोदी ने कोविड-19 हराने को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। दरअसल PM मोदी ने कहा है कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 वैक्सीन इस समय टेस्टिंग के चरण में है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलेगी, देश में उन वैक्सीन की बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की भी तैयारी शुरू हो जाएगी। और आपको बता दें कि वैज्ञानिक लगातार एक के बाद एक प्रयास कर रहे हैं ताकि किस तरीके से मार्केट में जल्दी से जल्दी कोविड-19 की भारतीय और देसी वैक्सीन को उतारा जा सके, और इसी को लेकर एक के बाद एक प्रयास चल रहे हैं। और यही जानकारी PM मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूरे देश को डिजिटलीकरण करने के लिए जो डिजिटल इंडिया PM मोदी के बनाने की बात है, अगले 1000 दिनों में यानी लगभग 3 सालों में देश के लगभग हर एक गाँव और कस्बे तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की भी PM मोदी ने ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि शादियों के लेकर लड़की लड़कों के शादियों को लेकर जो उम्र है उसको भी माना जा रहा है कि अब 18 साल से लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाए जा सकते हैं। इस पर भी PM मोदी ने संकेत दिए हैं और इसके साथ ही पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने की भी बात PM मोदी ने कही। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि बिहार से नीतीश कुमार से टकराव के बीच चिराग पासवान की आपात बैठक, बाढ़ और महामारी को बताया है एजेंडा। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से टकराव के बीच लोक जनशक्ति पार्टी LJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान पटना में आपात बैठक हुई। इस बैठक में उनकी पार्टी के अन्य 5 सांसद और 2 विधायक भी शामिल हैं। बैठक से पहले आपको बता दें कि चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और कहा है कि बिहार में बाढ़ और कोविड-19 महामारी का मुद्दा बड़ा है और इसी मुद्दे को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि LJP अध्यक्ष ने कहा है कि हर बैठक अहम होती है और बिहार में तो बहुत सारे मुद्दे हैं, और इसी को देखते हुए फिलहाल सूत्रों से जो मिल रही जानकारी के मुताबिक NDA में कहीं ना कहीं LJP नीतीश सरकार से अपना समर्थन भी ले सकते हैं। इसके भी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि यूपी की राजनीति 2022 को लेकर बड़ी अपडेट। दरअसल शिवपाल बागी चाचा बोले समाजवादी फिर से एक हो जाए, हम त्याग करने को है तैयार। दरअसल आपको बता दें कि इटावा रामलीला मैदान में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने शनिवार को एक बार फिर से बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि समाजवादी एक हों और हम त्याग करने के लिए भी तैयार हैं। यदि फिर भी ऐसा नहीं होता तो 2022 के चुनाव में प्रगतिशील जनता के बीच जाएगी और दबे कुचले मजदूरों की आवाज़ उठाएगी।
वहीं हमारा निर्णय होगा। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी और शिवपाल के बीच एक लंबे समय से खाई खींची हुई है, जिसको पाटने के लिए दोनों नेताओं की ओर से बयानबाजी की जा रही है। दोनों के समर्थक चाहते हैं कि दोनों पार्टी के नेता एक मंच पर हों। कयास भी लगाए जा रहे हैं कि 2022 के चुनाव से पहले चाचा और भतीजे एक मंच पर दिख सकते हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग, कोरोना काल में भी यूपी में सिर्फ 3% राजस्व की आई कमी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लखनऊ के विधान भवन में यूपी के मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम दुनिया में अन्य देशों को देखें तो कोरोना काल के दौरान उनकी अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हुई, लेकिन यूपी में विगत वर्ष की तुलना में राजस्व में केवल 3% की कमी आई है। यानी कोरोना से लड़ते हुए हम अपने राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को भी पूरा करने की दिशा में तेजी से अग्रसर हैं। यह साबित करने का कार्य यूपी में किया गया है, जो कि अपने आप में आपको बता दें कि देश भर की भी जीडीपी माइनस में जा रही है, लेकिन यूपी में जीडीपी की बात करें अर्थव्यवस्था की तो उस हिसाब से चौपट नहीं हुई है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर ने प्रधानमंत्री मोदी समेत भारत को दी है स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आपको बता दें कि अमेरिका से लेकर इजराइल तक, रसिया से लेकर नेपाल तक तमाम देशों ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, बधाइयां भी दी हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने कहा है कि भारत एक अच्छा दोस्त और ग्लोबल पावर है। हम स्वतंत्रता दिवस 2020 की शुभकामनाएं देते हैं। अमेरिका और अमेरिकियों की तरफ से भारत और भारतीयों को लेकर 130 करोड़ की जनता को अब स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। अमेरिका भारत का एक अच्छा साथी है और अच्छा साथी रहेगा भी। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि केंद्र के हस्तक्षेप से बंगाल सरकार झुकी और आखिरकार जमातियों से पूछताछ की इजाज़त देनी ही पड़ी। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेशी जमातियों से पूछताछ की इजाज़त दे दी गई है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कोलकाता में गुरुवार शाम तक 105 विदेशी जमातियों से पूछताछ की। उन्होंने माना है कि निज़ामुद्दीन मरकज़ में तबलीगी जमात में शामिल हुए विदेशी जमातियों पर टूरिस्ट वीज़ा के द्वारा भारत आकर धर्म प्रचार करने और कोरोना संक्रमण फैलाने के आरोप लग रहे हैं। और इस बीच केंद्र सरकार को फिलहाल पश्चिम बंगाल की ममता सरकार अभी तक इजाज़त नहीं दे रही थी, लेकिन आखिरकार गृह मंत्रालय के दबाव के बाद ममता सरकार झुकी और जमातियों से पूछताछ के लिए केंद्रीय एजेंसियों को अप्रूव कर दी गई है। तो दोस्तों हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि आजमगढ़ कांड, जहां पर दलित प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी। लेकिन इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में आए हैं और आपको बता दें कि आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए के साथ संपत्ति जब्त करने के भी आदेश दे दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि आजमगढ़ में जिस तरीके से प्रधान की हत्या हुई थी, आपको बता दें कि आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ पर आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र के बांस गांव के ग्राम प्रधान सत्यमेव जयते उर्फ पप्पू राम शुक्रवार को गांव के बाहर स्थित एक निजी स्कूल के पास जा रहे थे। इसी दौरान गांव के ही विवेक और सूर्यांश दुबे, जो उसके दोस्त हैं, उसके दावत के बहाने अपने साथ ट्यूबवेल पर ले गए थे। वहाँ पर किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। दोनों ने ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद बदमाशों ने दुस्साहस का परिचय देते हुए इसकी जानकारी खुद ग्राम प्रधान के घर वालों को दे दी, जिसके बाद आपको बता दें कि ग्राम प्रधान के परिजनों ने थाने में जाकर जमकर हंगामा किया और गाड़ियों को भी फूंक दी गई थी। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, इसके साथ ही संपत्ति जब्त कुर्क करने के भी ऐलान कर दिया। एनएसए भी लगाया जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर विपक्ष भी काफ़ी निशाने साध रहे थे, लेकिन अब सीएम की बड़ी कार्रवाई। तो दोस्तों फिलहाल आज की बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।